आज हम लोग स्टार्ट करेंगे लूसेंट का सेक्शन नंबर 2। लूसेंट का सेक्शन नंबर 2 और ये है भूगोल। भूगोल में सबसे पहले स्टार्ट हम लोग करते हैं स्टार्ट से कि सर्वप्रथम भूगोल शब्द का प्रयोग एरेटोस्थेनीज ने किया था। यह एक ग्रीक विद्वान था। इन्होंने 276 से 194 ईसा पूर्व में किया था। यह शब्द ग्रीक भाषा के दो मूल जियो और ग्राफोस से प्राप्त किया गया है। जियो का अर्थ होता है पृथ्वी और ग्राफोस का अर्थ होता है वर्णन। दोनों को एक साथ रखने पर इसका अर्थ बनता है पृथ्वी का वर्णन। भूगोल का नामकरण तो इस विषय को प्राथमिक स्तर पर व्यवस्थित स्वरूप प्रदान करने का श्रेय यूनान के निवासियों को जाता है। हिकेटियस ने अपनी पुस्तक जस पीरियोडस अर्थात पृथ्वी का वर्णन, जस पीरियोडस का मतलब होता है पृथ्वी का वर्णन, में सर्वप्रथम भौगोलिक तत्वों का क्रमबद्ध समावेश किया। अध्ययन के लिए स्वतंत्र विषय के रूप में भूगोल को 19वीं शताब्दी में ही मान्यता मिली थी। यहाँ पर कुछ वैज्ञानिक हैं जिन्होंने अपना अपना योगदान दिया था। तो आते हैं, सबसे पहले देखते हैं भूगोल का जनक, जिसे हम लोग किसे कहते हैं, हिकेटियस को कहा जाता है। वर्तमान भूगोल का जनक अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट को कहा जाता है। व्यवस्थित भूगोल का जनक एरेटोस्थेनीज को कहा जाता है। भौतिक भूगोल का जनक पोलिडोनियस को कहा जाता है। संस्कृत भूगोल का जनक कार्ल ओ सावर को कहा जाता है। गणितीय भूगोल के संस्थापक थेल्स व एनेक्सिमेंडर था। और विश्व ग्लोब का निर्माता मार्टिन बैहम थे, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। विश्व मानचित्र के निर्माणकर्ता एनेक्सिमेंडर। भौगोलिक विश्वकोश का रचनाकार स्ट्राबो थे। ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है। क्रमबद्ध भूगोल अलेक्जेंडर वन हम्बोल्ट थे। हाँ, 20वीं शताब्दी के आरंभ में भूगोल मनुष्य और पर्यावरण के पारस्परिक संबंधों के अध्ययन के रूप में विकसित हुआ। इसकी दो विचारधाराएं थी, संभववाद और दूसरा था निश्चयवाद। संभववाद के अनुसार, इसके अनुसार मनुष्य अपने पर्यावरण में परिवर्तन करने में समर्थ है तथा वह प्रकृति अनेक संभावनाओं को अपनी इच्छा के अनुसार उपयोग कर सकता है। इस विचारधारा के समर्थक को भूगोलवेत्ता वाइडर डिला ब्लास और हैब्रो है। निश्चयवाद, इसके अनुसार मनुष्य के सारे काम पर्यावरण द्वारा निर्धारित होते हैं, अतः मनुष्य को स्वेच्छापूर्वक कुछ करने की स्वतंत्रता कम। इस विचारधारा के प्रमुख समर्थक थे भूगोलवेत्ता रिटर और रैंटजे। नवीन निश्चयवाद के संस्थापक, इन्हें नवीन निश्चयवाद के संस्थापक भी कहा जाता है, एलन सेम्पुल और हंटिंगटन भी थे। आगे आते हैं हम लोग भूगोल के कुछ परिभाषाएं। बहुत सारे वैज्ञानिक अपना अपना परिभाषा दिए भूगोल से संबंधित, तो उनके बारे में, उनके विषय में थोड़ा बहुत हम लोग जानकारी ले लेते हैं। भूगोल एक ऐसा, स्ट्रैबो ने कहा है, भूगोल एक ऐसा स्वतंत्र विषय है जिसका उद्देश्य लोगों को विश्व आकाशीय पिंडों, स्थल महासागरों, जीव जंतुओं, वनस्पति, फलों तथा भू धरातल के क्षेत्रों में देखी जाने वाली प्रत्येक अन्य वस्तु को ज्ञान प्राप्त करना होता है, यह स्ट्रैबो के अनुसार। और कैलेडियस टॉलमी के अनुसार भूगोल पृथ्वी की झलक को स्वर्ग में देखने वाला अभामय विज्ञान है। भूगोल वह विज्ञान है कार्ल रिएटर द्वारा परिभाषित किया गया। कार्ल रिएटर द्वारा भूगोल वह विज्ञान है जिसमें पृथ्वी को स्वतंत्र ग्रह के रूप में मान्यता देते हुए उसके समस्त लक्षणों, घटनाओं एवं उसके अंतः संबंध को अध्ययन किया जाता है। भूगोल की पृथ्वी के उस भाग का अध्ययन किया जाता है जो मानव के रहने का स्थान है। ये जो परिभाषा दिए थे ये थे हमारे आर्थर होम्स। अब आते हैं ब्रह्मांड के बारे में। ब्रह्मांड में क्या है, ब्रह्मांड हमारा नेक्स्ट पहला नंबर टॉपिक। अभी जो हम पढ़ रहे थे भूगोल के बेसिक जानकारी देख रहे थे। अब हम लोग ब्रह्मांड के बारे में, सबसे पहला हम लोग का टॉपिक है लूसेंट का ब्रह्मांड। अस्तित्वमान द्रव्य दैट मींस पदार्थ एवं ऊर्जा के सम्मिलित रूप को ब्रह्मांड कहते हैं। द्रव्य एवं ऊर्जा के सम्मिलित रूप को क्या कहा जाता है, ब्रह्मांड कहते हैं हम लोग। दूसरे शब्दों में सूक्ष्मतम अणुओं से लेकर महाकाव्य आकाश गंगाओं यानी गैलेक्सीज तक के सम्मिलित स्वरूप को ब्रह्मांड कहा जाता है। ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित कुछ प्रमुख सिद्धांत हैं। पहला है महाविस्फोट सिद्धांत, जिसे बिग बैंग थ्योरी के नाम से हम लोग जानते हैं। ये जॉर्ज लैमतियर ने दिया था। जॉर्ज लैमतियर साम्यावस्था या सतत सृष्टि सिद्धांत या स्थिर अवस्था संकल्पना स्टेडी स्टेट थ्योरी, ये किसने दिया था भाई साहब,
ये दिया थॉमस बोल्ट एवं हॉर्मन बॉडी ने दिया था। दोलन सिद्धांत, प्लास्टिक यूनिवर्सल थ्योरी, ये एलन संडेजा ने दिया था। स्फीति सिद्धांत, इन्फ्लेशनरी थ्योरी, ये हमारे एलन गुथ ने दिया था। ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संबंध में महाविस्फोट सिद्धांत, बिग बैंग थ्योरी, ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संबंध में बिग बैंग थ्योरी सर्वाधिक मान्य सिद्धांत है। सबसे ज्यादा मान्य सिद्धांत हमारा क्या है? बिग बैंग थ्योरी, महाविस्फोट सिद्धांत, महाविस्फोट सिद्धांत। इसका प्रतिपादन बेल्जियम के खगोल, कहाँ के थे? बेल्जियम के थे। बेल्जियम के खगोलज्ञ तो पादरी भी थे, जॉर्ज लैम्पियर ने किया था। बाद में रॉबर्ट बेगोनर ने इस सिद्धांत की व्याख्या की। बिग बैंग थ्योरी के अनुसार आरंभ में वे सभी पदार्थ जिनसे ब्रह्मांड बना है अति छोटे गोलक एकाकी परमाणु के रूप में ही एक ही स्थान पर स्थित था, जिनका आयतन अत्यधिक सूक्ष्म और तापमान तथा घनत्व अनंत था। पॉइंट नंबर दूसरा, महाविस्फोट सिद्धांत के पॉइंट नंबर दूसरा, अत्यधिक संकेंद्रण के कारण बिंदु का आकस्मिक विस्फोट हुआ, जिसे महाविस्फोट, ब्रह्मांडीय विस्फोट, दैट मीन्स बिग बैंग कहा गया। इस अचानक विस्फोट से पदार्थ का बिखराव हुआ, तो पदार्थों का बिखराव हुआ जो एक जगह थे, जो पदार्थ हमारे एक जगह थे और ये टूटे, जिसमें विस्फोट हुआ। तो ये जो हमारा बिखराव है, ये बिखराव हुआ जिसमें से सामान्य पदार्थ निर्मित हुए। इसके अलगाव के कारण काले पदार्थ बने, जिनके समूहन से अनेक ब्रह्मांडीय पिंडों का सृजन हुआ। वैज्ञानिकों का विश्वास है कि महाविस्फोट, दैट मीन्स बिग बैंग की घटना आज से 13.7 अरब वर्ष पहले, बहुत इंपॉर्टेंट, मस्ट इंपॉर्टेंट पहले हुई थी। महाविस्फोट के पश्चात, महाविस्फोट के बाद सौर मंडल का निर्माण लगभग साढ़े 4 वर्ष पहले हुआ, जिसमें ग्रहों तथा उपग्रहों का निर्माण हुआ। इस प्रकार बिग बैंग परिघटना से ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई और तभी से उसमें निरंतर विस्तार जारी है। आज भी विस्तार होते रह रहा है। इसके साक्ष्य के रूप में आकाशगंगाओं के बीच बढ़ती दूरी का साक्ष्य दिया जाता है। हम साक्ष्य के रूप में आकाशगंगाओं के बीच की बढ़ती दूरी को साक्ष्य के रूप में हम लोग इस्तेमाल करते हैं, एक उदाहरण के तौर पर हम लोग मानते हैं। नासा ने 2001 ईस्वी में, बहुत इंपॉर्टेंट, नासा ने 2001 ईस्वी में मैप नामक अनुसंधान में इसकी पुष्टि की है। मैप यानी माइक्रोवेव एनिसोट्रॉपी प्रोब, ये हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है लुसेंट का। नासा द्वारा 30 जून 2001 ईस्वी के डेविड विल्किंसन के नेतृत्व में बिग बैंग की पुष्टि हेतु मैप परियोजना का शुभारंभ किया गया। मैप एक खोजी उपग्रह है। मैप क्या है? मैप एक खोजी उपग्रह है। इससे प्राप्त चित्रों से बिग बैंग की पुष्टि होती है। 11 फरवरी 2013 इंपॉर्टेंट डेट, 11 फरवरी 2013 को इस आधार पर नासा ने ब्रह्मांड की आयु 13.7 वर्ष निर्धारित किया है। 11 फरवरी 2013 ईस्वी को इस आधार पर नासा ने, किस आधार पर भैया? मैप के। नासा ने ब्रह्मांड की आयु 13.7 वर्ष पहले निर्धारित करने की घोषणा की। डेविड विलिंगकिंसन की सितंबर 2002 ईस्वी में निधन के बाद, 2002 ईस्वी में निधन हो गया। उनके बाद उनके सम्मान में मैप उपग्रह का नाम 11 फरवरी 2003 ईस्वी को डब्ल्यू मैप कर दिया गया। डब्ल्यू में विल्किंसन माइक्रोवेव एनिसोट्रॉपी प्रोब रखा गया। भूवैज्ञानिक काल, आते हैं भूवैज्ञानिक काल के बारे में जानकारी लेते हैं। भूवैज्ञानिक समय के सबसे बड़े खंड को इयोन कहते हैं। इयोन का महाकल्प ईरा, महाकल्प को कल्प और कल्प को युग में तथा युग को काल में विभाजित किया जाता है। यानी सबसे बड़ा कौन है? यान के बाद महाकल्प, महाकल्प के बाद कल्प, कल्प से छोटा युग, युग से छोटा काल है हमारा। आगे बढ़ेंगे। ब्रह्मांड के नियंत्रण विस्तार के साक्ष्य जुटाने में एडविन हब्बल का योगदान उल्लेखनीय है। ब्रह्मांड के नियंत्रण विस्तार
विस्तारण के साक्ष्य के रूप में अंतरिक्ष के सूक्ष्म तरंगों की उपस्थिति का पता चलना, अंतरिक्ष में रेड शिफ्ट परिघटना, कौन सी परिघटना? रेड शिफ्ट परिघटना, ये हमेशा ध्यान दीजिए। रेड शिफ्ट परिघटना का अवलोकन तथा आधुनिक अध्ययनों में सुपरनोवा का अंतरिक्ष में विस्फोट होना भी ब्रह्मांड के विस्तार के साक्ष्य के रूप में माना जा रहा है। यानी ब्रह्मांड के विस्तार हो रहे हैं, इसका साक्ष्य है सुपरनोवा का अंतरिक्ष में विस्फोट होना, रेड शिफ्ट की परिघटना होना। ये सारे हैं, ये जितने भी योगदान है किनका है? एडविन हब्बल का है। ब्रह्मांड के रहस्यों को जानने के लिए 30 मार्च 2010 ईस्वी को यूरोपियन सेंटर फॉर न्यूक्लियर रिसर्च CERN ने जेनेवा में पृथ्वी की सतह से 50 से 175 मीटर नीचे 27.36 किलोमीटर लंबे सुरंग में लॉर्ज हैड्रन कोलाइजर नामक महाप्रयोग सफलतापूर्वक किया गया। इसमें फोटोन बीमों को लगभग प्रकाश की गति से टकराया गया तथा हिग्स बोसॉन के निर्माण का प्रयास किया गया। माना जाता है कि गॉड पार्टिकल के नाम से जाना जाने वाला हिग्स बोसॉन में ही ब्रह्मांड के रहस्य छिपे हैं, क्योंकि यह सबसे बेसिक यूनिट माना जाता है। CERN यानी CERN 4 जुलाई 2012 को हिग्स बोसॉन ने मिलता जुलता सब एटॉमिक पार्टिकल की खोज करने में सफलता हासिल की। हिग्स बोसॉन ने सब एटॉमिक पार्टिकल की खोज करने में सफलता हासिल की। इससे ब्रह्मांड के रहस्यों को जानने में मदद मिलेगी। हमारा नोट पॉइंट में क्या है? ब्रिटिश वैज्ञानिक हिग्स ने 1964 ईस्वी में कॉस्मोलॉजिक समझने के लिए गॉड पार्टिकल परमाणविक अवधारणा का पेश किया था, जो भारतीय वैज्ञानिक सत्येंद्रनाथ बोस के, जिन्हें हम सत्येंद्रनाथ बोस को क्या कहा जाता है? आधुनिक भौतिकी के पिता, भारतीय भौतिकी के पिता के नाम से जाना जाता है सत्येंद्रनाथ बोस को। ये हमेशा ध्यान रखिएगा आप सभी। हाँ, बोसन थ्योरी पर आधारित थी। बोसन थ्योरी भी किसने दिया था? सत्येंद्रनाथ बोस ने। ब्रह्मांड का व्यास लगभग 10⁸ प्रकाश वर्ष। ब्रह्मांड के अनुसार अनुमानतः 100 अरब मंदाकिनी, बाप रे बाप, 100 अरब मंदाकिनी है ब्रह्मांड में। प्रत्येक मंदाकिनी में अनुमानतः 100 अरब तारे, सूर्य से भी बड़े बड़े तारे, 100 अरब तारे प्रत्येक मंदाकिनी में। मंदाकिनी कितने हैं? 100 अरब मंदाकिनी। गैलेक्सी कितनी? 100 अरब गैलेक्सी। मंदाकिनी कहते किसको है? तो तारों का एक ऐसा समूह जो धुंधला सा दिखाई पड़ता हो तथा जो तारा निर्माण प्रक्रिया की शुरुआत को गैसपुंज मंदाकिनी कहलाता है। हमारी पृथ्वी की अपनी एक मंदाकिनी है जिसे दूध निकला, जो हमारी मंदाकिनी है उनको किस नाम से जाना जाता है? दूध मेखला के नाम से जाता है, या इसे आकाश गंगा, मिल्की वे कहते हैं। अब तक ज्ञात इस मंदाकिनी का 80% भाग, 80% जितना हम लोग ज्ञात कर चुके हैं, जितना वैज्ञानिक हमारे ज्ञात कर चुके हैं, उनका 80% भाग सर्पिला है। इस मंदाकिनी की सबसे पहले गैलीलियो ने देखी। बहुत इंपॉर्टेंट, ये पॉइंट नोट कर। मंदाकिनी को सबसे पहले किसने देखा था? गैलीलियो ने देखा था अपने दूरबीन में। आकाशगंगा की सबसे नजदीकी मंदाकिनी, इंपॉर्टेंट पॉइंट, आकाशगंगा की सबसे नजदीकी मंदाकिनी कौन है? देवयानी। एंड्रोमेडा, जिसे इंग्लिश में एंड्रोमेडा, इंग्लिश भी नाम याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी कभी भुलवाने के लिए इंग्लिश भी देता है। एंड्रोमेडा नाम से जाना जाता है। नवीनतम ज्ञात मंदाकिनी गैलेक्सी कौन है भैया? अभी फिलहाल में जो नवीनतम मंदाकिनी ज्ञात किया गया है वो कौन सा? ड्वार्फ मंदाकिनी। ड्वार्फ मंदाकिनी, हमेशा ध्यान दीजिए, ड्वार्फ मंदाकिनी। निहारिका, नेबुला क्या है? अब हम लोग नेबुला के बारे में जानेंगे। नेबुला कौन है? यह एक ब्रह्मांडीय नर्सरी है, जहां तारों का जन्म होता है, यानी स्टार्टअप, जहां तारों का जन्म होता है वही निहारिका है। निहारिका में जहां तारों का जन्म होता है उसे क्या कहेंगे? निहारिका। निहारिका में धूल और गैसों का बादल, निहारिका में क्या होता है? धूल और गैसों का बादल होता है। सभी तारों का जन्म निहारिका में ही होता है, ये हमेशा ध्यान रखिए, सभी तारों का जन्म निहारिका में ही होता है। सिर्फ कुछ दुर्बल अवसरों को छोड़कर, कुछ अपवाद हैं उनको छोड़ करके, जिसमें दो कौन कौन? न्यूट्रॉन तारे, एक श्याम वीवर, दो हैं, एक न्यूट्रॉन तारे हैं और एक कौन है? श्याम। एक न्यूट्रॉन तारे, एक कौन है? श्याम वीवर बनाते हैं। वैसे भी न्यूट्रॉन तारे और श्याम वीवर, हालांकि यहाँ और देना चाहिए था,
वैसे भी न्यूट्रॉन तारे और श्याम व्यूवर मृत तारे माने जाते हैं। अब आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि मृत तारे कौन है, आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि मृत तारे किसे कहा गया। मृत तारे कौन है? न्यूट्रॉन तारे और श्याम व्यूवर। यहाँ पाए जाने वाले गैसों में हाइड्रोजन गैस, हीलियम गैस और अन्य आयनीकृत प्लाज्मा गैसें होती हैं। नीहारिका दो अलग अलग कारणों से बनती है। पहला कारण क्या है नीहारिका बनने के कारण? पहला कारण क्या है कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति, और दूसरा कारण है किसी विस्फोट तारे से बने सुपरनोवा से। सुपरनोवा हम लोग अभी पढ़े ऊपर में। आगे बढ़ते हैं। ब्रह्मांड के जन्म के बाद परमाणुओं का जन्म हुआ। ब्रह्मांड के जब जन्म हुआ उसके बाद परमाणुओं का जन्म हुआ, और इन परमाणुओं से धूल और गैस के बादलों का निर्माण, इन परमाणुओं से धूल और गैस के बादलों का निर्माण हुआ। सुपरनोवा से जो पदार्थ उत्सर्जित होता है इससे भी नीहारिका का जन्म होता है। सुपरनोवा से जो पदार्थ उत्सर्जित होता है इससे भी नीहारिका का जन्म होता है। इसके उदाहरण है वेल और कर्क। वेल और कर्क नीहारिका के कौन उदाहरण है? वेल और कर्क। नीहारिका की उत्पत्ति ब्रह्मांड के जन्म और सुपरनोवा के मिश्रण से भी होता है। नीहारिका की उत्पत्ति ब्रह्मांड के जन्म और सुपरनोवा के मिश्रण से भी होता है। यानी ब्रह्मांड की उत्पत्ति होने के दो तीन कारण है, आपको दो तीन कारणों को याद रखना है। नीहारिका के कुछ प्रकार, नीहारिका के यहाँ उत्सर्जन नीहारिकाएं, परावर्तन नीहारिकाएं, श्याम नीहारिकाएं और ग्रहीय नीहारिकाएं हैं। चलिए बारी बारी से हम इसको देखते हैं। उत्सर्जन यह सबसे सुंदर और रंग बिरंगी होती है। ये बन रहे तारे से प्रकाशित होती है। उदाहरण चील और झील नीहारिका। ध्यान रखिएगा, चील नीहारिका और झील नीहारिका ये उत्सर्जन नीहारिका के उदाहरण है। ओके। परावर्तन नीहारिका यह तारों के प्रकाश को परावर्तित करती है। ये तारे या तो नीहारिका के अंदर होते हैं या पास में होते हैं। उदाहरण के लिए प्लेइडेस नीहारिका। प्लेइडेस नीहारिका किसका उदाहरण है? परावर्तन नीहारिका के। अगला हम लोगों का है श्याम नीहारिका। यह अपने पीछे से आने वाले प्रकाश को एक दीवार की तरह रोक देती है। यही कारण है कि हम अपनी आकाशगंगा में बहुत दूर तक नहीं देख सकते। क्वेश्चन आ सकता है आकाशगंगा में बहुत दूर तक नहीं देख सकते, इसके पीछे क्या कारण है? तो श्याम नीहारिका है। ये क्या करते हैं? अपने पीछे से आने वाली जो प्रकाश है उनको रोक देता है। वही श्याम का मतलब काला, ब्लैक, रोक देता है, कुछ नहीं दिखाई देता है। चौथा है ग्रहीय नीहारिका। इसका निर्माण उस वक्त होता है जब एक सामान्य तारा एक लाल दानव तारे में बदलकर, एक सामान्य तारा एक लाल दानव तारे में बदलकर अपनी बाहरी तहों को उत्सर्जित कर देता है। इस वजह से इनका आकार गोल होता है। ओरियन नेबुला क्या होता है? आते हैं ओरियन नेबुला के बारे में जानते हैं। हमारी आकाशगंगा के सबसे शीतल और चमकीला तारों का समूह ओरियन नेबुला है। हमारी आकाशगंगा के सबसे शीतल और चमकीले तारों का समूह क्या होता है? ओरियन नेबुला। तारों के बारे में विस्तृत जानकारी के लिए भौतिक अध्ययन ब्रह्मांड देखें। चलिए आगे देखते हैं सौर मंडल। दूसरा टॉपिक एवोल्यूशन का दूसरा टॉपिक हम लोगों का सौर मंडल। डेली हम लोग 5 पेज पढ़ेंगे, प्रतिदिन 5 पेज पढ़ेंगे। जल्दी से जल्दी एवोल्यूशन को खत्म कर लेंगे। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले विभिन्न ग्रहों, क्षुद्र ग्रहों, धूमकेतुओं, उल्काओं तथा अन्य आकाशीय पिंडों के समूह को सौर मंडल कहते हैं। सोलर सिस्टम क्या है भैया? सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले विभिन्न ग्रहों, क्षुद्र ग्रहों, धूमकेतुओं, उल्काओं तथा अन्य आकाशीय पिंडों को एक समूह को सौर मंडल के सूर्य का प्रभुत्व है। आगे सौर मंडल कहते हैं। सौर मंडल में सूर्य का प्रभुत्व, सौर मंडल में सूर्य का प्रभुत्व माने अपना वर्चस्व है सूर्य का। क्योंकि सौर मंडल निकाय के द्रव्यदर्शी पदार्थ लगभग 99.99% जो पदार्थ थे वो सूर्य में नहीं थे। सौर मंडल के समस्त ऊर्जा का स्रोत भी सूर्य। सौर मंडल का समस्त ऊर्जा का स्रोत कौन है? सूर्य। अब आते हैं प्लेनेमस के बारे में जानते हैं। ये प्लेनेमस कौन होता है? प्लेनेमस क्या है भाई साहब? सौर मंडल से बाहर बिल्कुल एक जैसे दिखने वाले जुड़वा पिंडों का समूह। सौर मंडल से बाहर बिल्कुल एक जैसा दिखने वाले जुड़वा पिंडों का समूह प्लेनेमस है। अब आते सौर मंडल में सबसे प्राथमिकता सूर्य। जितने पदार्थ हमारे सौर मंडल में उनका पदार्थों का 99.99% सूर्य में नहीं थे। अभी हम लोग पढ़े यहाँ पर, ये हमेशा ध्यान रखिएगा। इसलिए सूर्य की क्या है? प्रभुत्व है, अपना वर्चस्व है सूर्य का। तो सूर्य सौर मंडल का प्रधान होता है। अभी हम बात किए इनका प्रभुत्व है तो प्रधान होगा, मुखिया होगा, बड़ा आदमी होगा सौर मंडल का। यह हमारी मंदाकिनी दूध मेखला, यह हमारी मंदाकिनी दूध मेखला। हमारी मंदाकिनी कौन है? दूध मेखला कि लगभग
30,000 प्रकाश वर्ष की दूरी पर एक कोने में स्थित है। यह दूध मेखला मंदाकिनी के केंद्र के चारों ओर 250 किलोमीटर की गति से परिक्रमा करता है। दूध मेखला मंदाकिनी के केंद्र, जैसे मान लेते हैं ये हमारा, जैसे मान लेते हैं ये हमारा क्या है भाई साहब डिलेट, जैसे मान लेते हैं ये हमारी मंदाकिनी है, दूध मेखला मंदाकिनी, ये हमारा इसका सेंटर हमारा ये हो गया। अब इस सेंटर के जस्ट कोने में 30,000 प्रकाश वर्ष की दूरी पर हमारा कौन है, सूरज है। अब ये सूरज क्या करता है कि 250 किलोमीटर की दूरी से परिक्रमा करता है, कहां, हमारी मंदाकिनी को। ठीक है, समझ गए। आगे बढ़ते हैं। 250 पर सेकंड, 1 सेकंड में 250 किलोमीटर गति परिक्रमा कर रहा है। इसका परिक्रमा काल जो होता है दूध मेखला के केंद्र के चारों ओर एक बार घूमने में लगा समय 25 करोड़, दैट मीन्स 250 मिलियन वर्ष रहता है। 25 करोड़ वर्ष, 25 को 250 मिलियन वर्ष, जिसे ब्रह्मांड वर्ष कहते हैं। हमेशा ध्यान दीजिएगा, 250 मिलियन वर्ष या 25 करोड़ वर्ष लगता है सूरज को दूध मेखला के चारों तरफ परिक्रमा करने में। सूरज अपने अक्ष पर पूरब से पश्चिम की ओर, ये हमेशा सूरज अपने अक्ष पर, ये हमेशा ध्यान रखेंगे आप, सूरज अपने अक्ष पर पूरब से पश्चिम की ओर घूमता है। इसका मध्य भाग 25 दिनों में, वह ध्रुवीय भाग 35 दिनों में घूर्णन करता है। इसका मध्य भाग, जो बीच वाला भाग है, सूरज का बीच वाला भाग, वो 25 दिनों में, और ध्रुवीय भाग, जो ध्रुव का भाग है, वो 35 दिनों में घूर्णन करता है। सूरज एक गैसीय गोला है। सूरज क्या है, एक गैसीय गोला है, जिसमें क्या होता है भैया, सबसे ज्यादा क्या होता है, सबसे ज्यादा हाइड्रोजन 71%, उसके बाद हीलियम होता है 26.5%, फिर अन्य जितने भी बचे उनको मिलाकर के सारे 2.5% होते हैं। यानी सबसे ज्यादा सूरज में क्या है, हाइड्रोजन और हीलियम। यानी हम कह सकते हैं जो हमारा सूरज बना है वो हाइड्रोजन हीलियम के मिश्रण से बना है। सूरज का केंद्रीय भाग क्रोड कहलाता है। सूरज का केंद्रीय भाग क्रोड कहलाता है, जिसका ताप 1.5 इंटू 10 टू द पावर 7 डिग्री सेल्सियस होता है, तथा सूरज के बाहरी सतह का तापमान 6000 डिग्री सेल्सियस। सूरज के बाहरी सतह का तापमान कितना होता है, सूरज के बाहरी सतह का तापमान 6000 डिग्री सेल्सियस, जबकि केंद्रीय भाग यानी क्रोड का तापमान 1.5 इंटू 10 टू पावर 7 डिग्री सेल्सियस होता है। हैंसबेथ क्या कहते हैं, हैंसबेथ कहते हैं कि 10.7 डिग्री सेल्सियस ताप पर सूरज के केंद्र पर 4 हाइड्रोजन नाभिक मिलकर 10.7 डिग्री ताप पर सूरज के केंद्र पर 4 हाइड्रोजन नाभिक मिलकर एक हीलियम नाभिक का निर्माण करते हैं। यानी 4 हाइड्रोजन मिलकर के एक हीलियम का निर्माण करते हैं। हमेशा ध्यान रखना एक बात को, 4 हाइड्रोजन मिलकर किसका निर्माण करते हैं, एक हीलियम का निर्माण। अर्थात सूरज के केंद्र पर नाभिकीय संलयन होता है। संलयन, इस पॉइंट को हमेशा ध्यान रखिएगा, क्या होता है, संलयन होता है। संलयन, सूरज के केंद्र में नाभिकीय संलयन होता है। आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि सूर्य के केंद्र पर क्या होता है भैया, नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय संलयन, दोनों कोई नहीं। तो क्या होता है, सूर्य के केंद्र पर नाभिकीय संलयन होता है। संलयन मतलब जुड़ते हैं, जैसे 4 परमाणु जोड़ करके हीलियम बनाए, 4 परमाणु जुड़े ना जी, तो वो हमारे जो जुड़ना को क्या कहते हैं, संलयन कहते हैं। नाभिक जोड़ने तो नाभिकीय संलयन होगा। ओके, अब भूलिएगा नहीं, उम्मीद है हमें। आगे देखते हैं, सूर्य की दीप्तिमान सतह को प्रकाश मंडल, सूर्य की जो दीप्तिमान है, जो चमक रहा है सतह, उसको हम प्रकाश मंडल कहते हैं, फोटोस्फीयर कहते हैं। जो सूर्य की दीप्तिमान सतह है, जो चमकने वाली सतह है, वो हमारी प्रकाश मंडल कहलाती है। प्रकाश मंडल के किनारे प्रकाशमय नहीं होते। प्रकाश मंडल, ध्यान दीजिए, प्रकाश मंडल के किनारों पर प्रकाशमान नहीं होता है, क्योंकि सूर्य का वायुमंडल प्रकाश का अवशोषण कर लेता है। इसे वर्णमंडल कहते हैं। इसे क्या कहते हैं भाई साहब, वर्णमंडल कहते हैं, क्रोमोस्फीयर कहते हैं। यह लाल रंग का होता है। वर्णमंडल किस रंग का होता है, लाल रंग का होता है। वर्णमंडल किस रंग का होता है, लाल रंग का होता है। सूर्य ग्रहण के समय सूर्य के दिखाई देने वाला भाग को सूर्य किरीट कहते हैं।
सूर्य ग्रहण के जानिए, सूर्य ग्रहण के समय सूर्य दिखाई देने वाला भाग, जो सूर्य का दिखाई देने वाला भाग है वो सूर्य किरीट कहलाता है। यानी किरीट का हिंदी होता है कोरोना, सूर्य किरीट का हिंदी होता है कोरोना, इंग्लिश कोरोना। कोरोना कैसे कहते हैं आप बता सकते हैं? सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का दिखाई देने वाला भाग सूर्य किरीट कहलाता है। यह सूर्य का बाह्यतम परत है, सूर्य का सबसे बाहरी परत होता है। सूर्य किरीट यानी एक्सरे उत्सर्जित करता है। सूर्य किरीट क्या उत्सर्जित करता है? एक्सरे उत्सर्जित करता है। सूर्य किरीट क्या उत्सर्जित करता है? एक्सरे। इसे सूर्य मुकुट यानी सूर्य किरीट को क्या कहा जाता है? सूर्य मुकुट कहा जाता है। पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय सूर्य किरीट से प्रकाश की प्राप्ति, हाँ, पूर्ण सूर्य ग्रहण जो पूर्ण रूप से सूर्य ग्रहण होता है उस समय सूर्य किरीट से प्रकाश की प्राप्ति होती है। ब्रह्मांड के बारे में हमारा बदलता दृष्टिकोण, दिन प्रतिदिन जितने हमारे वैज्ञानिक है अपना अपना दृष्टिकोण दिए, किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा, आते हैं क्या क्या कहा उसको थोड़ा बहुत सीख लेते हैं। प्रारंभ में पृथ्वी को संपूर्ण ब्रह्मांड का केंद्र माना जाता था। ध्यान दीजिए, पृथ्वी संपूर्ण ब्रह्मांड का केंद्र था, ये प्रारंभ में माना जाता था, जिसकी परिक्रमा सभी आकाशीय पिंड सेलेस्टियल बॉडीज करते हैं। आकाशीय पिंड का इंग्लिश है, विभिन्न कक्षाओं में करते हैं। इसे भूकेंद्रीय सिद्धांत कहा जाता है, जो बिल्कुल गलत है, जो बिल्कुल गलत है। ये किसने दिया था भैया? किसने कहा था कि पृथ्वी ही केंद्र है हमारा, पृथ्वी के चारों ओर सारे हमारे सेलेस्टियल बॉडी जो है, आकाशीय पिंड जो है वो परिक्रमा करते हैं? किसने कहा था भैया? क्लॉडियस टॉल्मी ने, क्लॉडियस टॉल्मी ने कहा था। हालांकि वो यही कहा गया ब्रह्मांड के बारे में हमारा बदलता दृष्टिकोण, धीरे धीरे सारी चीजें हम लोग सीखते गए। ये किस कब कहा था? 140 ईस्वी में कहा था। इसके बाद पोलैंड के खगोल शास्त्री निकोलस कोपरनिकस, ध्यान दीजिएगा, निकोलस कोपरनिकस, पोलैंड के खगोल शास्त्री थे निकोलस कोपरनिकस। 1473 से 1543 के बीच में लगभग 40 70 साल, 70 साल के अराउंड ने यह दर्शाया कि सूर्य ब्रह्मांड का केंद्र है, पृथ्वी ब्रह्मांड का केंद्र है। किसने कहा? जिसे भूकेंद्रीय सिद्धांत, भू पृथ्वी केंद्र है, भूकेंद्रीय सिद्धांत किसने कहा था भैया? तो क्लॉडियस टॉल्मी ने कहा। सूर्य ब्रह्मांड का केंद्र किसने कहा? निकोलस कोपरनिकस ने 1473 में। तथा ग्रह इसकी परिक्रमा करते हैं। तो सूर्य विश्व या ब्रह्मांड का केंद्र है, सूर्य विश्व या ब्रह्मांड का केंद्र है। इसे सूर्य केंद्रीय सिद्धांत कहते हैं। सूर्य केंद्रीय सिद्धांत किसने किया? हेलियोसेंट्रिक थ्योरी और जियोसेंट्रिक थ्योरी क्लॉडियस टॉल्मी ने दिया, भूकेंद्रीय टॉल्मी ने। जबकि सूर्य केंद्रीय जो है, सूर्य केंद्रीय सिद्धांत किसने दिया था? हमारे निकोलस कोपरनिकस ने। कब? 1473 ईस्वी में। 16वीं शताब्दी में टाइको ब्रे के सहायक जोहानिस कैपर ने ग्रहीय कक्षाओं के नियमों को खोज की, परंतु इससे भी सूर्य को ब्रह्मांड का केंद्र। हाँ, एक और वैज्ञानिक हमारे यहाँ पर उभर कर आए, जोहानिस कैपलर ने, उन्होंने ग्रहीय कक्षाओं के नियमों का खोज किया और साथ ही साथ इन्होंने भी सूर्य को ब्रह्मांड का केंद्र माना। ये कब की बात है? 1571 से 1630 की बात है। 20वीं शताब्दी के आरंभ में जाकर हमारी मंदाकिनी दूध मेखला का तस्वीर स्पष्ट हुआ था। 20वीं शताब्दी में हम लोग जी रहे 21वीं शताब्दी से 100-150 साल पहले। सूर्य को इस मंदाकिनी के एक सिरे पर अवस्थित पाया गया। यह इस प्रकार सूर्य को ब्रह्मांड के केंद्र पर होने का गौरव समाप्त हो गया। जो हमारा गौरव था, सूर्य कहता था कि मंदाकिनी के एक सिरे पर अवस्थित पाया गया, इस प्रकार सूर्य को ब्रह्मांड का केंद्र जो माना गया सूर्य, हम लोग मानते थे, गौरव से कहते थे, वो खो दिया क्योंकि पाया गया मंदाकिनी को किनारे, जस्ट किनारे। अभी पहले आप पढ़े मंदाकिनी में 100 अरब तारे हैं। केपलर ने सिद्ध किया कि सूर्य के चारों ओर प्रत्येक नक्षत्र का मार्ग दीर्घवृत्ताकार है। केपलर ने कहा कि सूर्य के चारों ओर प्रत्येक जो नक्षत्र हैं उनका मार्ग जो है दीर्घवृत्ताकार है। हमेशा ध्यान दीजिएगा। सूर्य की उम्र कितनी है? 5 बिलियन वर्ष पहले। सूर्य की उम्र 5 बिलियन वर्ष पहले। भविष्य में सूर्य द्वारा ऊर्जा देते रहने का समय 10.11 वर्ष है। जो सूर्य हमें ऊर्जा देता है उनका भी लिमिट है, वो भी निश्चित है। कितने वर्ष तक देगा ऊर्जा? 10 के पावर 11 वर्ष तक ऊर्जा देगा।
सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचाने में 8 मिनट, सूर्य को प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचाने में 8 मिनट 16 सेकंड लगते, 16.6 सेकंड लगते हैं। इसको अराउंड में हम लोग बोलते हैं 8 मिनट 20 सेकंड। इसको अराउंड में कितना बोलते हैं? 8 मिनट 20 सेकंड। टोटल जोड़ोगे और 6 के 48 बीट 500 सेकंड दे सकते हैं। हमेशा ध्यान दीजिए, एग्जैक्ट 8 मिनट 16.6 सेकंड। सौर ज्वाला को उत्तरी ध्रुव पर ऑरोरा, सौर ज्वाला को उत्तरी ध्रुव पर ऑरोरा बोरियालिस और दक्षिणी ध्रुव पर ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, उत्तरी ध्रुव पर ऑरोरा बोरियालिस और दक्षिणी ध्रुव पर ऑरोरा ऑस्ट्रेलियस कहते हैं। सूर्य के धब्बे चलते हुए गैसों के खोल का तापमान आसपास के तापमान से 1500 डिग्री सेल्सियस कम होता है। सूर्य के धब्बे चलते हुए गैसों का खोल का तापमान आसपास के तापमान से 1500 डिग्री सेल्सियस कम होता है। सूर्य के धब्बों का एक पूरा चक्र 22 वर्षों का होता है। सूर्य के धब्बों का एक पूरा चक्र कितना होता है? 22 वर्ष होता है। पहले 11 वर्ष तक एक धब्बा बढ़ता है और बाद में 11 वर्ष तक एक धब्बा घटता है। पहले 11 वर्ष तक एक धब्बा बढ़ेगा, बाद में 11 वर्ष तक एक धब्बा घटेगा। जब सूर्य की सतह पर धब्बा दिखाई पड़ता है उस समय पृथ्वी पर चुंबकीय झंझावात उत्पन्न होते हैं। ध्यान दीजिएगा इस बात को, इस पॉइंट को हमेशा नोट। जब सूर्य की सतह पर धब्बा दिखाई पड़ता है उस समय पृथ्वी पर चुंबकीय झंझावात उत्पन्न होते हैं, मैग्नेटिक स्टॉर्म प्रोड्यूस होते हैं। इससे चुंबकीय सुई की दिशा बदल जाती है, इससे चुंबकीय सुई की दिशा बदल जाती है। रेडियो, टेलीविजन, बिजली चालित मशीन आदि में गड़बड़ी उत्पन्न हो जाती है। क्या करते हैं? सब के सब में गड़बड़ी उत्पन्न हो जाती है। सूर्य का व्यास, हाँ इसको भी पॉइंट आप नोट कीजिएगा। सूर्य का व्यास 13,92,000 किलोमीटर है, जो पृथ्वी के व्यास का लगभग 110 गुना है। पृथ्वी का व्यास का 110 गुना सूर्य का व्यास 13,90,000 किलोमीटर है। तो इसे पृथ्वी का व्यास आप निकाल सकते हैं 110 ले भाग करके। 13,90,000 में 110 ले भाग करोगे तो वहां से आप निकाल सकते हो। सूर्य हमारी पृथ्वी से 13 लाख गुना बड़ा है। बात यहां हम ध्यान देंगे, पृथ्वी से सूर्य जो है 13 लाख गुना बड़ा है। सोचिए 13 लाख गुना। पृथ्वी को सूर्य ताप का 2 अरबवां भाग मिलता है। पृथ्वी को सूर्य ताप का, जो सूर्य का ताप है, टेम्परेचर है, उस टेम्परेचर का 2 अरबवां भाग मिलता है हमें। यानी 2 अरब में 1 भाग हमें मिलता है, यानी पृथ्वी को मिलता है। मध्य रात्रि सूर्य का अर्थ होता है सूर्य का ध्रुवीय वृत्त से देर तक चमकना। सूर्य का ध्रुवीय वृत्त में देर तक चमकना मध्य रात्रि का सूर्य आर्कटिक क्षेत्र में दिखाई देता है। किस क्षेत्र में दिखाई देता है? आर्कटिक क्षेत्र में दिखाई देता है। सौर मंडल के पिंड। अंतरराष्ट्रीय खगोल शास्त्रीय संघ जैसे इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन IAU की प्राग सम्मेलन 2006 में के अनुसार सौर मंडल में मौजूद पिंडों को निम्नलिखित 3 श्रेणियों में बांटा गया। परंपरागत ग्रह, बौने ग्रह और लघु सौर मंडलीय पिंड। परंपरागत ग्रह में बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। पहले कुबेर भी था, इसके बारे में हम आगे जानकारी लेंगे। पहले कुबेर भी था, 9 ग्रह थे, लेकिन 8 है। 1 2 3 4 5 6 7 और 8। बौने ग्रह में कौन है? प्लूटो, चिरॉन, सेरस, 2003, यूबी 313। लघु सौरमंडलीय पिंड, धूमकेतु, पूरा व अन्य छोटे खगोलीय पिंड। लघु सौरमंडल में क्या आएंगे? धूमकेतु आ जाएंगे, उपग्रह आ जाएंगे, अन्य छोटे खगोलीय पिंड आ जाएंगे। चिरॉन क्या है? बौने ग्रह। सेरस क्या है? बौना ग्रह। 2003 यूबी 313 क्या है? बौने ग्रह। ग्रह क्या आता है भैया? ग्रह वे खगोलीय पिंड है जो निम्न शर्तों पर पूरा करते हैं। कुछ शर्त है वो पूरा करेंगे, उनको ग्रह के श्रेणी में रखेंगे। पहला शर्त है कि जो सूर्य के चारों परिक्रमा करे। दूसरा शरीर से पर्याप्त गुरुत्वाकर्षण बल हो जिसमें वो पोल स्वरूप ग्रहण कर सके। तीसरा, उसके आसपास का क्षेत्र साफ हो, यानी उसके आसपास के अन्य खगोलीय पिंडों का भीड़ भाड़ न हो। ग्रहों के उपयुक्त परिभाषा INU की प्राग सम्मेलन अगस्त 2006 ईस्वी में तय किया गया था कि अगर ये सारे जो 3 हमारे थ्योरम है, जो नियम है, 3 नियम को पालन करेगा तो उस पिंड को हम ग्रह नाम देंगे। ग्रह का उपयुक्त परिभाषा INU के प्राग सम्मेलन में अगस्त 2006 में इसकी तय किया गया था। ग्रह की इस परिभाषा के आधार पर यम यानी प्लूटो, अभी बोले ये प्लूटो किसको माना गया? किसको किस में मान लिया गया? प्लूटो को बौने ग्रह में मान लिया गया।
आधार पर प्लूटो को ग्रह से पहले ग्रह में था, ग्रह की श्रेणी में निकाल दिया गया। फलस्वरूप परंपरागत ग्रहों की संख्या 9 थी, 9 से घटकर कितनी रह गई? 8 ग्रह गई। कब? अगस्त 2006 में निकाल दिया गया था। यम को 52 ग्रह की श्रेणी में रखा गया है। ग्रहों को 2 भागों में विभाजित किया गया था, पार्थिव या आंतरिक ग्रह टेरेस्ट्रियल और इनर प्लैनेट, बृहस्पति या बाह्य ग्रह जुवियन और आउटर प्लैनेट, 2 है। तो अब आते हैं, दोनों को देख लेते हैं। चार ग्रह इसमें हो जाएंगे और 4 इसमें हो जाएंगे। कौन कौन 4 है उसको हम लोग देख लेते हैं, कौन कौन 4 है। तो बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, स्टार्ट के 4 जो सूर्य है, सूर्य के नजदीक बुध, बुध के बाद शुक्र, पृथ्वी, मंगल, ये चारों पार्थिव ग्रह कहा जाता है इन चारों को, क्योंकि ये पृथ्वी के सदृश होते हैं। ये पृथ्वी से देखे जाने वाले ग्रह होते हैं। ये सूर्य का क्षुद्र ग्रह की पट्टी के बीच स्थित है। यह सूर्य क्षुद्र ग्रह के पट्टी के बीच में स्थित है। सूर्य वह क्षुद्र ग्रह पट्टी के बीच में स्थित है, इसलिए इसे आंतरिक या भीतरी ग्रह भी कहते हैं। ये सूर्य के बहुत निकट है, ये चट्टानों से बने होते हैं। हमेशा ध्यान दीजिएगा, स्टार्ट के जो 4 ग्रह हैं, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, ये चट्टानों से मिलकर बने हुए हैं। आगे फिर पृथ्वी, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल के बाद बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण, ये बृहस्पतिय ग्रह हैं। ये सूर्य से बहुत दूर है तथा बहुत बड़े आकार के हैं। ये गैस और तरल पदार्थों के से मिलकर बने होते हैं। इन्हें बाह्य ग्रह, बृहस्पति ग्रह। मंगल, बुध, पृथ्वी, शुक्र, शनि, इन 5 ग्रहों को नंगी आंखों से देखा जा सकता। बुध, शुक्र, पृथ्वी तो हमारा है ही, पृथ्वी से देखेंगे। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि। स्टार्ट के जो 5 ग्रह हैं, पृथ्वी को छोड़कर, पृथ्वी से तो हम देखेंगे, ये जो 5 ग्रह हैं इनको नंगी आंखों से देखा जा सकता है। हमेशा ध्यान दीजिएगा, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति और शनि में पृथ्वी पर से देखेंगे तो 6 ग्रह हुए। 6 ग्रह को पृथ्वी पर से देखेंगे दिखाई दे, और उन वरुण को छोड़कर। आकार के अनुसार ग्रहों का क्रम, सबसे बड़ा बृहस्पति है, शनि, अरुण, वरुण, पृथ्वी, शुक्र, मंगल, बुध। अर्थात सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति और सबसे छोटा ग्रह बुध। हमेशा ध्यान दें, सबसे छोटा बुध, सबसे बड़ा बृहस्पति। घनत्व के अनुसार ग्रहों का क्रम, घनत्व सबसे डेंसिटी सबसे ज्यादा है पृथ्वी की, सबसे अधिक डेंसिटी पृथ्वी की है। हमेशा ये पॉइंट पूछा गया, पीसीएस का पूछा गया क्वेश्चन है। सबसे अधिक घनत्व वाला ग्रह कौन सा है? पृथ्वी। अब बढ़ता क्रम है तो सबसे बड़ा, सबसे ज्यादा घनत्व बढ़ते क्रम सबसे कम घनत्व किसका है? शनि का। सबसे कम घनत्व किसका है? शनि का। सबसे कम घनत्व किसका है? शनि का। उसके बाद अरुण, बृहस्पति, नेपच्यून, मंगल, शुक्र, बुध और अंत, यानी सबसे अधिक और सबसे कम वाला याद कर लेने, हम लोग काम बन जाएगा। सूर्य की दूरी के अनुसार ग्रहों को क्रम, सूर्य की दूरी के अनुसार, ध्यान दीजिएगा, दूरी के अनुसार, सूर्य से जो दूरी, वही बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, यूरेनस, वरुण, नेपच्यून। सूर्य के सबसे निकट का ग्रह बुध, सूर्य के सबसे निकट का ग्रह बुध और सबसे दूर का ग्रह वरुण है। द्रव्यमान के अनुसार अगर याद करें हम बढ़ता क्रम, तो सबसे कम द्रव्यमान बुध का, सबसे कम द्रव्यमान क्या है? बुध का। उसको सबसे अधिक द्रव्यमान कितना है? बृहस्पति का। आप हमेशा आप देख लीजिएगा। परिक्रमा काल के अनुसार, परिक्रमा काल यानी सबसे बढ़ता का, सबसे कम परिक्रमा काल कितना है? बुध का। कितनी दिन का होता है हम लोग देख लेंगे। सबसे कम और सबसे अधिक परिक्रमा काल किसका है? वरुण का। ये याद करने का बहुत आसान है। जो सूर्य के नजदीक है उसको परिक्रमा करने में कम समय लगेगा, जो दूर है उसको परिक्रमा करने में ज्यादा समय लगेगा। तो दूर वरुण है, नजदीक बुध है। सिंपल है, ये तो याद करने में सिंपल है। परिक्रमा काल याद करने में सिंपल है। परिभ्रमण काल के अनुसार ग्रहों का बढ़ते क्रम, सबसे परिभ्रमण बृहस्पति का है, उसके बाद शुक्र का है। ठीक है। अपने अक्ष पर झुकाव के आधार पर ग्रहों का क्रम, बढ़ते क्रम, यानी सबसे ज्यादा सबसे कम कौन झुका हुआ है भैया? तो शुक्रवार, शुक्र ग्रह सबसे कम बढ़ता क्रम है। तो सबसे कम अपने अक्ष पर झुका है, अपने अक्ष पर सबसे कम झुका है शुक्र, यानी लगभग सीधा है। और सबसे ज्यादा झुका है अरुण, सबसे ज्यादा अरुण। शुक्र और अरुण को छोड़कर अन्य सभी ग्रहों, ध्यान दीजिएगा, शुक्र और अरुण को छोड़कर सभी ग्रहों का घूर्णन एवं परिक्रमा दिशा एक ही होता है। केवल किसको छोड़कर? शुक्र और अरुण को। शुक्र और अरुण
शुक्र और अरुण के घूर्णन की दिशा पूरब से पश्चिम। देखिए शुक्र और अरुण के घूर्णन की दिशा क्लॉकवाइज है। शुक्र क्लॉकवाइज, शुक्र क्लॉकवाइज, ऐसे आगे शुक्र और क्लॉकवाइज, शुक्र क्लॉकवाइज, शुक्र और अरुण क्लॉकवाइज यानी पूरब से पश्चिम, जबकि अन्य सभी ग्रहों की दिशा पश्चिम से पूरब। ये हमेशा ध्यान रखिएगा, बात को आप भुलवाने के लिए दे सकता है। आगे बुध मरकरी, आप ट्रिक यहां से याद कर लें। शुक्र का इंग्लिश देखिए, यहां से ट्रिक आप याद कर सकते हैं। ट्रिक क्या याद कर सकते हैं आप? ट्रिक, शुक्र को वेनस कहा जाता है, वेनस, एंड अरुण को यूरेनस कहा जाता है। यहां लिखा गया है यूरेनस, यूरेनस। तो वेनस और यूरेनस, भी और यू, वेनस और यूरेनस, वेनस और यूरेनस ये क्लॉकवाइज घूमते हैं, क्लॉकवाइज घूमते हैं। बाकी 6 ग्रह एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं। दैट सिंपल, वेनस यूरेनस क्लॉकवाइज, वेनस यूरेनस क्लॉकवाइज। जैसे घड़ी की सूर्य जाता है वैसे पूरब से पश्चिम, वेनस यूरेनस क्लॉकवाइज, बाकी 6 एंटी क्लॉकवाइज। बुध को आते हैं बारी बारी से सारे ग्रह के बारे में। सबसे पहला ग्रह हम लोगों को सीखना है बुध। सूर्य का सबसे नजदीक ग्रह है, जो सूर्य निकलने में 2 घंटा पहले दिखाई देता है। सूर्य निकलने से 2 घंटा पहले दिखाई देता है बुध, ध्यान दीजिएगा। यह छोटा और सबसे हल्का ग्रह, यह सबसे छोटा और सबसे हल्का ग्रह है। इसके पास कोई उपग्रह नहीं है। हाँ, दो ऐसे हमारे ग्रह हैं जिनके पास कोई उपग्रह नहीं, जो स्टार्ट के 2 हैं, बुध और शुक्र। शुक्र के पास भी हम पढ़ेंगे आगे, कोई उपग्रह नहीं है। इसका सबसे विशिष्ट गुण क्या है? इसमें चुंबकीय क्षेत्र का होना। इसमें क्या है? चुंबकीय क्षेत्र का होना, इसके विशिष्ट गुण है। यह सूर्य की परिक्रमा सबसे कम समय में पूरी करता है। सबसे कम समय में हम लोग पढ़े ऊपर में, अर्थात यह सौर मंडल का सर्वाधिक कक्षीय गति वाला ग्रह है, सबसे अधिक गति करने वाला ग्रह। यह दिन अति गर्म और रातें बर्फीली होती है। इसका तापांतर, यहाँ दिन में अति गर्म होता है और रातें बर्फीली, जहां अधिक गर्मी और अधिक वर्षा होता है, बर्फ गिरता है। आगे बढ़ेंगे। इसका तापांतर सभी ग्रहों का सबसे अधिक 600 डिग्री सेल्सियस है। इसका तापमान रात में, बाप रे बाप, सभी ग्रहों का सबसे अधिक 600 डिग्री सेल्सियस। 2 तापों का बीच का अंतर तापांतर, 2 तापों के बीच का अंतर तापांतर कहलाता है। यानी तापमान रात में 173 डिग्री सेल्सियस और दिन में 627 डिग्री सेल्सियस। दोनों को घटाइएगा तो 600 आ जाएगा। जोड़ लीजिए, 7 3 10, 7 2 9 10, 4 5 6, यानी दोनों के बीच का अंतर 600 डिग्री सेल्सियस। ध्यान रखना हमेशा। शुक्र, यह पृथ्वी का निकटतम सबसे चमकीला सबसे गर्म ग्रह, पृथ्वी के निकटतम सबसे चमकीला और सबसे गर्म ग्रह, जिसे सांझ का तारा या भोर का तारा क्यों कहा जाता है भैया? क्योंकि यह पृथ्वी के आकार में बराबर है, क्योंकि यह शाम पश्चिम की दिशा में तथा सुबह में पूरब की दिशा में आकाश में दिखाई पड़ता है। और साथ ही साथ ये भी हम देखेंगे, पृथ्वी की भगनी भी इस ग्रह को कहते हैं। इसका ग्रह क्या है? क्लॉकवाइज है। अभी पढ़े वेनस और यूरेनस क्या है? क्लॉकवाइज। हमेशा यह घनत्व, आकार और व्यास पृथ्वी के समान है। हम बोले घनत्व आकार में भी ये क्या है? पृथ्वी के समान है। पृथ्वी के सबसे निकट स्थित ग्रह है। इसके पास कोई उपग्रह नहीं है। यानी किसका बुध और शुक्र, स्टार्ट के ऊपर के 2 ग्रह हैं, उनके पास कोई उपग्रह नहीं है। आते हैं जुपिटर बृहस्पति के बारे में कुछ जानकारी। यह सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। हालांकि बारिश हो रही है, थोड़ी बहुत नॉइज होगी, उसको हम रिड्यूस कर देंगे, लेकिन थोड़ा बहुत आप पेशेंस बनाकर रखिए। अगर मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज से चैनल को सब्सक्राइब कर दें। सब्सक्राइब करें या ना करें, लाइक जरूर कीजिएगा, थोड़ा मोटिवेशन मिलता है। इससे अपनी धुरी पर चक्कर लगाने में 10 घंटे लगते हैं। बृहस्पति अपनी धुरी पर चक्कर लगाने में 10 घंटे, यानी सबसे कम अपने धुरी पर गोल गोल घूमता है। और सूर्य की परिक्रमा करने में 12 वर्ष लगते हैं। ध्यान दीजिए, सूर्य की परिक्रमा करने में 12 वर्ष, जबकि अपनी दूरी पर कितना? 10 घंटे में कर लेता है, सबसे कम। पृथ्वी बृहस्पति का द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान का लगभग 1000वां भाग है। सूर्य के द्रव्यमान का लगभग 1000वां भाग है कौन? बृहस्पति। इसके उपग्रह एक है गैनामीड, पीली रंग का होता है, इसे ध्यान दिए, पीली रंग का है। सभी उपग्रहों में सबसे बड़ा। ये वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं। कल से हम लोग, कल वाले लेक्चर में हम लोग मंगल ग्रह के बारे में, मार्स के बारे में
जानेंगे। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद।